आप देख रहे हैं पूर्णिया 10 न्यूज। लोकसभा का चुनाव सर पर है और आप प्रेस के साथ जरूर जुड़े हैं, लेकिन यहाँ के नागरिक भी हैं, तो आपके मन में भी उत्सुकता होगी। माफ कीजिएगा निराश करने के लिए, मेरे पास अभी कोई घोषणा करने को है नहीं, लेकिन क्षेत्र की जनता बड़े क्या कहें परेशानी भरी निगाहों से या उत्सुकता भरे निगाहों से देख रहा है कि पूर्णिया में उसके पास विकल्प के तौर पे क्या क्या मिलने वाला है। और क्योंकि आज मैं क्षेत्र में गया था और मौका मिला कि कुछ जगहों पर रुककर लोगों से कुछ मशवरा करूं, तो सब जगह मुझे ये महसूस करने को मिला कि सबके मन में ये जिज्ञासा है कि और आशा है कि उनके बीच मैदान में विकल्प के तौर पे ऐसे भी लोग आए अन्य के सिवा, जिनसे वो अपने आप को सम्मिलित करना चाहें। लेकिन समय बहुत जल्दी कट रहा है और मेरे विषय में मैं निर्णय जल्द लूंगा। मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक मैं तो अपना निर्णय ले ही लूंगा कि मैं चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा या नहीं। और उसके बाद प्रश्न उठता है कि कैसे और क्या, तो वो भविष्य में होगा। जितने बार आया हूं पूर्णिया, लोगों की शिकायतें बढ़ी हुई मिली और मुझे आश्चर्य है कि जो बिहार अपने आप को कहता है कि इतनी तरक्की हो रही है, यहाँ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत तेजी से तरक्की हो रही है, केंद्र की सरकार कहती है कि तेजी से तरक्की हो रही है, और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं कहूं कि वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे वो अपने क्षेत्र के लोगों के जिंदगी में वो फर्क क्यों नहीं दिखता है। इमारतें बनती हुई दिखती हैं, सड़कें भी बन जाती हैं, पुल का भी निर्माण होने लगता है, लेकिन लोगों के चेहरे पे जो शिकन है, जो परेशानी है, वो क्यों नहीं दूर होती। और किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए, किसी भी प्रतिनिधि के लिए सबसे आवश्यक है कि वो अपने जनता के चेहरे पर जो शिकन है उसको कम करे। इस तरफ प्रयास नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो पर्याप्त नहीं हो रहा है, या अगर पर्याप्त हो रहा है तो उन तक नहीं पहुंच रहा है जिनके लिए वो है। और ये मेरे लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। मैं जो बता रहा था कि मैं रुपौली क्षेत्र तक गया था, तो वहां लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि आपको प्रणाम मिला या नहीं मिला। तो पहले मैं समझा नहीं, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, रास्ते में आपको पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया मिला या नहीं मिला। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे तो इतने प्रणाम मिले कि मैं आते आते मैं हाथ से प्रणाम करते करते थक गया। तो ये भी आने वाले चुनाव में एक अच्छा मनोरंजन का विषय रहेगा। प्रणाम करते हुए लोग चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये अच्छी बात है। तो बस मुझे जो कहना था समाप्त। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, जो अमूमन कम ही होता है, तो जरूर पूछिए।
सर, चुनाव के लड़ने के निर्णय में इतनी देरी करना, जबकि अब लोकसभा चुनाव काफी कम समय के लिए बचा हुआ है, और अभी भी आप सर कह रहे हैं कि मैं अगले महीने निर्णय लूंगा, तो आपको नहीं लगता है कि पूर्णिया की जनता अभी भी कंफ्यूज है पर्सनली आपके प्रति कि आप चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे? ये निर्णय कहीं देरी से तो नहीं हो रही है? आपका प्रश्न जो मैंने कहा उसी के इर्द गिर्द है। देरी हो रही है, लेकिन मैं अपना निर्णय बहुत चीज़ों को सोच कर लूँगा। अपने प्राथमिकताओं को तय करके लूँगा। अगर हो सकता है कि अगर परिस्थिति इस तरह से पूर्णिया में ना बदलती तो आज मैं आपको घोषणा करके ये कह रहा होता कि मैं शायद चुनाव ना लड़ूं। लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत सारे लोगों को निराश करने के बराबर होगा। इसलिए जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं और सुन रहा हूं, उसकी मूल्यांकन करने के लिए और उस पे अपना निर्णय करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप में से बहुत लोग तो बहुत नौजवान हैं, बहुत लोग काफी दिनों से हैं। मेरे लिए चुनाव लड़ना या ना लड़ना शुरू से वो मेरे बारे में नहीं रहा है। मैं उसके केंद्र में नहीं रहा हूं। मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं चुनाव जीतता हूं या मैं हारता हूं, मैं केंद्र में नहीं रहता। केंद्र में मेरे पूर्णिया की जनता ही रहती है। और जब जब मुझे ऐसा लगा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ, जब जब मुझे ऐसा लगा है कि मेरी उपस्थिति से पूर्णिया के लोगों को कुछ और निर्णय लेने का या अच्छा निर्णय लेने का एक मौका मिलेगा या मिला है, तो मैं उपस्थित रहा हूं। मैं कोई 40-45 साल का नौजवान नहीं हूं। पूर्णिया की राजनीति में तो 1977 से हूं, तो मैं काफी वरिष्ठ हो गया उम्र के लिहाज से। तो इसलिए ये मेरे लिए फैसला लेना ये कोई खेल कूद के बराबर नहीं है। फैसला जो भी लूंगा उसके केंद्र में मेरी जनता होगी, उसकी जरूरतें होंगी। इसका आकलन सर कैसे करेंगे कि पूर्णिया की जनता क्या चाह रही है आपके प्रति, क्योंकि आपके निर्णय में काफी देरी हो चुकी है और हर बार एक संभावना सी जगती है कि इस बार आप जो ऐसा कैसा ऐलान करेंगे चुनाव लड़ने के, खास करके किस पार्टी से लड़ेंगे, वर्तमान में जिस पार्टी में है उसमें, या कोई आने वाले समय? अनुभव भी एक चीज होती है, और जैसा मैंने अभी कहा कि 1977 के बाद कोई ऐसा लोकसभा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें मैं सक्रिय रूप से नहीं रहा हूं। यहाँ के लोगों से मेरा एक अलग सा कनेक्ट है। ईश्वर ने समझने की थोड़ी ताकत दी है। इन्हीं का प्रयोग करके आकलन करता हूं। ये तो दावा नहीं कर सकता कि हर बार आकलन ठीक हो जाए, लेकिन उन्हीं चीजों के हिसाब से मैं तय करूंगा। प्लेटफॉर्म मेरी नजर में बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता। पिछले बार का चुनाव लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि 2019 में मेरे पक्ष में जिन्होंने वोट दिया, जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, वो तो अलग है, लेकिन जिन्होंने मेरे विरोध में वोट दिया था उसके 90% लोगों ने दरअसल मेरे विरोध में नहीं दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया था। उन्होंने वोट मोदी जी को दिया था। 2019 से अब ये 2024 आ गया, फिर से लोकसभा चुनाव दस्तक दे रही है। नरेंद्र मोदी ने जो बहुत चिंता नहीं की पूर्णिया की, कर भी नहीं सकते थे। ये कोई निराश होने की बात नहीं, ये हम लोगों के समझने की भूल है। देश का प्रधानमंत्री एक अपने क्षेत्र को छोड़ के बाकी के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, नहीं तो वो काम कब करेगा।
काम तो वहां के प्रतिनिधि को करना होता है, सरकार किसी की हो। और जो बेरुखापन दिखता है क्षेत्र में, किसी एक के कारण नहीं, तकरीबन सभी जनप्रतिनिधियों के कारण, उसमें किसी नेतृत्व का या किसी और का कसूर नहीं है। घूम फिर के वो जनता के निर्णय में लिया गया कोई त्रुटि है। इसलिए प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को ये समझना है कि उनके लिए क्या बेहतर है, जो उनके लिए बेहतर है वो करें। जी, कांग्रेस के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप नजारत थे, पोस्टर भी आपने अपना काम ठीक से कवरेज नहीं किया, क्योंकि उस न्याय यात्रा का पूरा संचालन यहीं से हुआ, मेरे ही निगरानी में हुआ, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया। पोस्टर और बैनर की तो बात मुझसे न कीजिए, क्योंकि 10 वर्ष के संसदीय काल में मेरे द्वारा किए गए काम में आपको 5% में भी मेरा बोर्ड नहीं मिलेगा। मैं अपने चेहरे को दिखलाने में और अपना पोस्टर लगाने में विश्वास नहीं रखता हूं। लेकिन आपको गलत ख्याल है। पूर्णिया का जो अभी कार्यक्रम हुआ, जो बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, वो यहीं से संचालित हुआ, और मुझे हर्ष है कि बहुत जगह के कार्यक्रमों से बेहतर कार्यक्रम पूर्णिया में हुआ। सीएम नीतीश कुमार जी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की तरफ अग्रसर हैं। बार बार पलट करके जो है बिहार में अक्सर अब ये कहा जाने लगा है कि विपक्ष बदल रहा है, सरकार नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो फिर उन्होंने एनडीए में पलटी मारी? आदरणीय नीतीश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनको अनुभव है, तो ये ठीक है। हम लोग हास्य कर लेते हैं कि ये हो गए, पलटू हो गए या नहीं हो गए, लेकिन जब भी वो गए होंगे उनके पास, हम लोगों को हो सकता है वो कारण न बताया गया हो, न समझ आ रहा हो, लेकिन उनके पास तो कारण होगा ही ना। कोई शौक के लिए वो नहीं करते हैं, ये तो कहा जा सकता है। क्यों करते हैं इसका उत्तर वो खुद दे सकते हैं। फिर करेंगे या नहीं इसका भी उत्तर वो खुद ही दे सकते हैं। हम लोगों की टिप्पणी इस पे इसकी आवश्यकता नहीं है। सर, आपने इशारों पे कुछ नहीं बताया। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, ये तो अपने आप में एक भूल भुलैया है। किसी का अभी तो सब लोग कह रहे थे, बड़े बड़े नेता, कि किसी का दरवाजा किसी के लिए कभी बंद नहीं होता, आवश्यकता अनुसार खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर वो छिटकिनी लगाना भूल जाते हैं, फिर कोई चोर दरवाजे से घुस जाता है। तो ये तो जो आपने प्रश्न पूछा, इसका तो मेरे पास कोई उत्तर है नहीं। थोड़ी और स्पष्टता दो। मेरी व्यक्तिगत जो भी सोच हो ना हो, वो द्वितीय पायदान पे आता है। मेरे राजनीतिक जीवन में प्रथम पायदान पर पूर्णिया के जनता के हित किसमें है, और उससे भी आवश्यक पूर्णिया कोई जनता का अहित ना हो, इस पे अगर समझ सकते हैं तो इसको समझ जाइए। हित होना ना होना एक चीज है, अहित ना हो ये दूसरी चीज है। इसलिए मेरी जो भी सोच हो ना हो, वह द्वितीय और तृतीय पायदान पर है। प्रथम पायदान पर पूर्णिया की जनता का अहित ना हो, और ऐसा अहित ना हो जिसको रोकने का या वो अहित नहीं होने देने का मेरे पास, मेरे माध्यम से कोई विकल्प होगा तो उसका मैं जरूर प्रयोग करूंगा। अब खबर बन गई होगी।